चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर की गलियों से शुरू होकर सीधा दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचता है। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की, उनके संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद है कि आखिर कैसे एक लड़का जिसके हाथ में कभी चाय की केतली थी, उसी के हाथों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागदौड़ आ गई। आइए इस असाधारण कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के वडनगर से, जहां एक बहुत ही साधारण परिवार में एक असाधारण सपने ने जन्म लिया था। साल था 1950। वडनगर में नरेंद्र का जन्म हुआ। बचपन कोई बहुत आसान नहीं था। पिता रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और माँ परिवार का गुजारा चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। लेकिन उस छोटी सी दुनिया में भी बड़े सपने पल रहे थे। और देखिए, देश सेवा का जज्बा बचपन से ही था। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यही छोटा लड़का स्टेशन से गुजरने वाले सैनिकों को मुफ्त में चाय पिलाता था। उनके मन में ना हमेशा से सेना में जाने का एक सपना था। वो सैनिक स्कूल में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं। पर कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। उन्होंने स्कूल में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ज्वाइन कर ली और अपने सपने को किसी न किसी तरह जिंदा रखा। अब उनकी जिंदगी के उस दौर में चलते हैं जहां से सब कुछ बदल गया, जब उन्होंने घर छोड़ा और खुद को जानने की एक नई राह पर निकल पड़े। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र, जब ज्यादातर लोग अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हैं, तब नरेंद्र ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और भारत को और शायद खुद को भी समझने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। इस सफर में वो रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ भी पहुंचे। सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां उन्हें बताया गया कि सन्यास के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो वो गुजरात वापस लौट आए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। और यहीं उनकी मुलाकात हुई लक्ष्मणराव इनामदार से, जिन्होंने उनकी ऊर्जा को एक सही दिशा दी। आरएसएस में उनका जीवन एक तपस्या जैसा था। सुबह 5 बजे उठना, पूरे दफ्तर में झाड़ू लगाना और जो भी बड़े नेता या मेहमान आते उनके लिए चाय बनाना, यही उनकी दिनचर्या थी। ये सेवा भाव सिर्फ संगठन तक ही सीमित नहीं था। 1971 में जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह हुआ तो उन्होंने उसमें भी हिस्सा लिया और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सफ़र उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री पद तक कैसे ले गया। ये वो दौर था जिसने उनके नेतृत्व को सही मायनों में परखा और एक नई पहचान दी। जब उन्होंने गुजरात की कमान संभाली तो राज्य पानी के बहुत बड़े संकट से जूझ रहा था। खासकर कच्छ और सौराष्ट्र में हालात बहुत खराब थे। महिलाओं को पीने के पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। मोदी ने तय किया कि उनकी पहली प्राथमिकता इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। पानी की समस्या से निपटने के बाद उन्होंने गुजरात की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम शुरू किया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की और निवेशकों को एक सीधा संदेश दिया, हम आपके लिए रेड टेप यानी लाल फीताशाही नहीं बल्कि रेड कारपेट बिछाएंगे। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तब देखने को मिली जब टाटा अपनी नैनो कार फैक्ट्री के लिए जमीन खोज रहे थे। जब उन्हें पश्चिम बंगाल में मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को सिर्फ एक एसएमएस भेजा, वेलकम टू गुजरात, और बस कुछ ही दिनों में दुनिया की सबसे सस्ती कार का प्लांट गुजरात पहुंच गया। ये फैसला सिर्फ एक फैक्ट्री लाने का नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। सिर्फ इस एक फैसले की वजह से गुजरात में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश आया, जिसने राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे दी। लेकिन देखिए, किसी भी नेता की असली परीक्षा तो मुश्किल समय में ही होती है। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात ने गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों का भयानक दौर भी देखा। वहीं जब अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला हुआ तो उन्होंने जिस तरह से स्थिति को संभाला, उसे कई लोग उनके नेतृत्व का एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। और अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जो उन्हें गुजरात से दिल्ली ले आया, यानी 2014 का वो ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव। जब वो राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर आए तो उनका स्वागत बहुत तीखे हमलों से हुआ।
उनके राजनीतिक विरोधियों ने गुजरात दंगों को लेकर उन पर जोरदार हमला बोला और उन्हें मौत का सौदागर तक कह डाला। इन सारे हमलों और आरोपों के जवाब में उनका एक ही संकल्प था, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। ये उनके आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को दिखाता है। उन पर सिर्फ राजनीतिक हमले ही नहीं हो रहे थे, उनकी जान को भी खतरा था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से रैली करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे और जनता के बीच कोई दीवार नहीं आ सकती, और वो खुले मंच से ही लोगों से बात करते रहे। उन्होंने देश से कोई खोखले वादे नहीं किए। उन्होंने अपने 12 साल के मुख्यमंत्री पद के काम को देश के सामने रखा, जिसे गुजरात डेवलपमेंट मॉडल कहा जाता है। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। और फिर जब 2014 के नतीजे आए तो ये सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि नए भारत में आपका सरनेम या आपका परिवार नहीं, बल्कि आपका काम मायने रखता है। ये साबित हो गया कि वडनगर स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक लड़का भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो चाय की दुकान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ये पूरा सफर अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन इस कहानी का कौन सा हिस्सा है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? उनका बचपन का वो संघर्ष, या खुद की खोज में निकल पड़ना, या फिर एक प्रशासक के तौर पर उनका काम? सोचिएगा जरूर।